नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है सभी का। आज का यह वीडियो क्लास 9 के भारत भूमि एवं लोक अर्थात भूगोल यानी ज्योग्राफी विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 5 का, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। इस अध्याय में सबसे पहले आज हम लोग प्राकृतिक वनस्पति यानी जंगल यानी वन को समझेंगे क्या है, और उस वन में रहने वाले प्राणियों के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, ठीक है, और फिर हम लोग वनस्पति के प्रकार को जानेंगे, यानी कितने प्रकार के जंगल वन हमारे देश में पाए जाते हैं, उन सभी प्रकार को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी जानेंगे, ठीक। आप बस मेरे साथ अंत तक बने रहें। आज इस पूरे अध्याय को विस्तार से इसके एक एक बिंदु को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, प्राकृतिक वनस्पति को इंग्लिश में नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है और वन्य प्राणी को वाइल्ड एनिमल्स कहा जाता है, ठीक है। यह प्राकृतिक वनस्पति क्या है, तो ऐसे पेड़ पौधे जिनके उगने या बढ़ने में मनुष्य का किसी भी प्रकार का हाथ नहीं होता है, वे पूरी तरह अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उगते हैं और बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह के जंगल जो होते हैं, इसको किसी आदमी ने नहीं बोया होता है, ठीक है, किसी आदमी ने नहीं उगाया होता है, ये अपने आप उगते हैं, ठीक है, और इसी को कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। अब आप ही सोचिए, आदमी बोएगा तो खेती करेगा ना, उससे कुछ अनाज प्राप्त करेगा, या फिर फल का पौधा लगाएगा, आम का पेड़ लगाएगा, अमरूद का पेड़ लगाएगा, सेब का पेड़ लगाएगा, ठीक है। इस तरह का जंगल क्यों लगाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो जंगल होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के द्वारा ही उगता है, ठीक है, और इसी को हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। चलिए, तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है, क्लियर हो गया। अब देखिए, इस प्राकृतिक वनस्पति यानी इन वनों में, यानी इन जंगलों में जो जीव रहते हैं, जो प्राणी रहते हैं, जैसे शेर है, बाघ है, लोमड़ी, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब वन्य प्राणी कहलाते हैं। तो चैप्टर का नाम क्लियर है। अब देखिए, अगला बिंदु कह रहा है कि भारत देश में लगभग 50,000 से ज़्यादा विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। सोचिए कितना ज़्यादा वैरायटी है हमारे देश में पौधों का, ठीक है, और ये अपने आप जंगलों में उगते हैं, 50,000 से भी ज़्यादा, ठीक। अगला बिंदु क्या कह रहा है, देखिए, भारत में लगभग 18,000 से ज़्यादा फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में फूलों के पौधों का 6% है, ठीक है। विश्व में जितना भी आपसे फूल का नाम पूछ दिया जाए तो आपको मुश्किल से 10-12 को फूल का नाम याद होगा, लेकिन आप सोचिए 18,000 से ज़्यादा फूल के पौधे हैं आपके देश में, ठीक है, और पूरे विश्व का 6% फूल जो है वो हमारे देश में है, ठीक। देखिए, आप अपने बुक के जो डाटा है, आपके बुक का जो डाटा है वो थोड़ा सा पुराना डाटा है, इसलिए उसमें कम दिया हुआ है, ठीक है, ये करेंट डाटा है। अगला बिंदु है, भारत में लगभग 90,000 प्रजातियों के जानवर पाए जाते हैं। सोचिए 90,000 प्रजातियों के जानवर। आपसे पूछा जाए अभी तो मुश्किल से आपको 20-30 को जानवर का नाम याद आएगा, लेकिन आप सोचिए 90,000 से ज़्यादा प्रजाति के जानवर यहाँ पाए जाते हैं। तो इतना ज़्यादा जैव विविधता है हमारे देश में, मतलब इतना ज़्यादा मात्रा में फूल के पौधे हैं, इतना ज़्यादा वेरायटी के पौधे, क्या कहते हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, झाड़ियाँ हैं, ठीक है, और इतना ज़्यादा वेरायटी के जीव जंतु हैं। तो जैव विविधता जो है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। मतलब विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के जो जीव है, पेड़ पौधे, वो हमारे देश में रहते हैं, उगते हैं। तो अब हम आगे अपनी किताब में आते हैं, देखते हैं कि भारत में वनस्पति एवं वन प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित भौगोलिक कारणों से पाई जाती है। कहने का मतलब है कि इतना जो विविध अनेक प्रकार का जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं हमारे देश में, वह उसके होने का क्या कारण है, ठीक है। तो यही सब कारण है। पहला कारण क्या है, भूभाग का स्वरूप, दूसरा है मिट्टी, और तीसरा है जलवायु, ठीक है। इसको हम विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, इतना ज़्यादा जो हमारे देश में जैव विविधता है, इतना ज़्यादा प्रकार के जो प्राणी हैं, जीव जंतु है, पेड़ पौधे, उसका सबसे पहला कारण है भूभाग का स्वरूप। मतलब हमारे देश में भिन्न प्रकार के भूमि पाई जाती है। देखिए, यहाँ पे हमारा भारत देश का संपूर्ण भूभाग मैदान, पर्वत, पठार, मरुस्थल, डेल्टा प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में बटा हुआ है। देखिए, यह पूरा क्षेत्र मैदान है, यह पठारी क्षेत्र है, यह तटीय प्रदेश है, ठीक है, यह मरुस्थलीय प्रदेश है, इधर ऊपर में पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, ठीक है, और जहाँ पे नदी बहकर गिरती है वहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये सब क्षेत्र जो हमें, हमारा जो देश है वह पूरा बटा हुआ है। एक ही तरह का भूमि हमारे देश में नहीं है, अलग अलग तरह का भूमि है पूरे देश का, अगर हम बात करें तो। इसलिए हर जगह अलग अलग तरह के वनस्पति एवं वन्य प्राणी मिलते हैं, ठीक है। पहला जो बिंदु वो क्लियर है। अब देखिए, भारत में जो जैव विविधता है उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है मिट्टी, ठीक है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में मिट्टी की अलग अलग किस्में भी वनस्पति को प्रभावित करती है। हमारे पूरे भारत देश में अलग अलग क्षेत्रों में जाइएगा तो अलग अलग तरह का मिट्टी मिलेगा, ठीक है, और अलग अलग तरह का मिट्टी मिलेगा तो जाहिर सी बात है, हर तरह का जो मिट्टी है वह अलग वनस्पति को उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे जलोढ़ मिट्टी पर अलग तरह का वनस्पति उगेगा, पर्वतीय मिट्टी है उस पर अलग तरह का पेड़ पौधे उगेगा, ठीक है। काली मिट्टी है, इधर रेड सॉइल है, लाल मिट्टी है, तो हर तरह का जो मिट्टी है उस पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे का विकास होता है, ठीक है। अगले देखिए, हमारे देश में जैव विविधता का सबसे बड़ा तीसरा कारण जो है वह है जलवायु, ठीक है। जलवायु में देखिए, पहला बिंदु है तापमान। यह एक महत्वपूर्ण कारक है जिससे वनस्पति की विविधता प्रभावित होती है। जहाँ तापमान अत्यंत कम होता है वहाँ पेड़ पौधे उग ही नहीं पाते हैं, ठीक है। जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे में, मतलब अलग तरह का तापमान रहेगा तो अलग तरह का वनस्पति का विकास होता है, ठीक है। जहाँ एकदम कम रहेगा तापमान वहाँ पेड़ पौधे का विकास नहीं हो पाता है। दूसरा है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश भी वनस्पति की विविधता को प्रभावित करता है। गर्मी के मौसम में अधिक सूर्य प्रकाश मिलने के कारण पेड़ पौधे अधिक बढ़ते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मिलेगा वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, जहाँ कम मिलेगा सूर्य का प्रकाश वहाँ पेड़ पौधे कम होंगे, ठीक। और तीसरा है वर्षण। वर्षण का मतलब होता है वर्षा, ठीक है, रेन। वर्षा की मात्रा वनस्पति को नमी उपलब्ध कराती है तथा उसे बढ़ने में सहायता करती है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगा वहाँ ज़्यादा प्रकार के वनस्पति का विकास होगा, ठीक है। जहाँ कम वर्षा होगा वहाँ कम वनस्पति होगा, ठीक है। तो जलवायु में यह जो तीनों कारक है, यह भी हमारे देश में जैव विविधता को प्रभावित करता है, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, भारत में जैव विविधता का जो कारण है वह यही मुख्य 3 कारण है, इसको आप समझ चुके हैं, ठीक है। हम चलते हैं अगले बिंदु पे। हमारा अगला बिंदु है पारिस्थितिकी तंत्र, इसको हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का परिभाषा यहाँ पे हमने ये अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझिए। कह रहा है कि किसी भी जगह के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु अपने भौतिक वातावरण से अंतर संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे से भी संबंधित होते हैं। कौन कौन, ध्यान दीजिए, यहाँ फिर से देखिए, पेड़ पौधे, ठीक है, जीव जंतु और भौतिक वातावरण, यह तीनों चीज़ जो है वह एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है और एक दूसरे से भी संबंधित होते हैं, ठीक है। अतः ये तीनों आपस में मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन तीनों, पेड़ पौधे, जीव जंतु और भौतिक वातावरण।
और इस तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में आपने अभी समझा कि जैसे मान लीजिए किसी जगह पे जंगल है, ठीक है, तो वहाँ का जो मिट्टी होगा वह उस लायक होगा, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा का विकास हो गया होगा, ठीक है, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश अच्छे से मिलता होगा, वहाँ का तापमान बहुत अच्छा होगा, ठीक है, वहाँ खूब वर्षा होता होगा। तो ये सब चीज़ हो गया भौतिक वातावरण, ठीक है। और जब भौतिक वातावरण अच्छा रहेगा तो वहाँ पे पेड़ पौधे का विकास होगा, ठीक है, और जब पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में विकास करेंगे तो वहाँ पे जीव जंतु भी रहने लगेंगे, ठीक है। और यह तीनों जो है वह ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। आशा आपको समझ में आ गया होगा यह पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, ठीक। तो अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है वनस्पति के प्रकार, ठीक है। और वनस्पति के मुख्य रूप से यही 5 प्रकार है। और ध्यान दीजिए पहला क्या है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, और चौथा है पर्वतीय वन, और पांचवा है मैनग्रोव या डेल्टाई वन, ठीक है। हम इस पांचों वन के प्रकार को एक एक करके समझते हैं, अच्छे से विस्तार से समझते हैं, ठीक है। आप बस मेरे साथ अंत तक ध्यान से बने रहें। सबसे पहले तो एक चीज समझिए, देखिए यह जो तीनों प्रकार है, इस तीनों प्रकार में जो पहला शब्द है वह है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय, यह उष्णकटिबंधीय क्या है, पहले इसको समझिए आप। तो देखिए उष्णकटिबंधीय जो है यह पृथ्वी का एक क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो पूरा संसार है, विश्व है, उसका यही मानचित्र है, ठीक है। हमारा पृथ्वी जो है ठीक इसी प्रकार गोला है, ठीक। और सबसे बीचों बीच से जो गुजरने वाला काल्पनिक रेखा है उसका नाम है इक्वेटर, ठीक है। इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक। इस भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर है यहाँ पे देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है, ठीक। और इस भूमध्य रेखा के जस्ट नीचे है यहाँ पे मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। तो भूमध्य रेखा और यहाँ देखिए कर्क रेखा और यह मकर रेखा के जो बीच का जो ये पट्टी है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, यह पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ता है, ठीक है। यहाँ इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक। इसीलिए पूरे विश्व में इन क्षेत्रों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। देखिए हमारे भारत देश का जो कुछ क्षेत्र है बीच से कुछ नीचे का जो क्षेत्र है, यह सब किस क्षेत्र में आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। यह अफ्रीका का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे साउथ अमेरिका का क्षेत्र है, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र, यह ऑस्ट्रेलिया का कुछ क्षेत्र है। तो यह सब क्षेत्र जो है यहाँ पे, यह सब क्षेत्र, यह सब किस में आता है, यह सब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। क्लियर है। तो देखिए वनस्पति के प्रकार में इन नामों का जो प्रयोग किया है उष्णकटिबंधीय, इस तीनों में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, इसका जो एक नंबर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसको समझते हैं यह किस तरह का वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। चलिए तो एक नंबर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। देखिए नाम ही है इसका सदाबहार वन, सदाबहार नाम से ही आप इसको समझिए। पहला बिंदु क्या कर रहा है कि वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। यह पतझड़ क्या है, देखिए आपके आसपास में कोई पेड़ होगा, आप देखो जैसे आंवला का पेड़ होता है, करवैनी सब का पेड़ होता है, आप देखिएगा वर्ष में एक समय ऐसा आता है, जैसे अभी मार्च अप्रैल का समय में क्या करता है, उसका पूरा पत्ता देखिएगा झड़ जाता है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पेड़ सूख गया, लेकिन वह सूखता नहीं है। फिर जैसे अप्रैल का महीना आता है, मई का महीना आता है, धीरे धीरे उसमें नया नया पत्ता आ जाता है और फिर से वह पेड़ जो है वह हरा भरा हो जाता है, ठीक। तो उसी को कहते हैं पतझड़, यानी पेड़ पौधों में 1-2 महीना का समय ऐसा रहता है जिसमें क्या होता है, वह जो पेड़ होता है वह पूरा पत्ता अपना नीचे गिरा देता है, ठीक। तो इस तरह के जो वन होते हैं इसमें पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः ये वन सालों भर हरे भरे सदाबहार नजर आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पत्ता नहीं गिराता है, यह सब पत्ता गिराता है, ठीक है, लेकिन कभी यह पेड़ पत्ता गिरा देगा, ठीक है, कभी यह पेड़ पत्ता गिरा देगा, कभी यह पेड़ अपना पत्ता गिरा देगा, ठीक है। मतलब अलग अलग समय में पत्ता गिराता है, इसलिए आप जब इस वन में जाइएगा तो यह हमेशा हरा भरा ही नजर आएगा, चाहे आप किसी भी महीना में चले जाइए। तो सदाबहार क्यों कहा जाता है, आप समझ गए इसको, ठीक है। यही चित्र है, ठीक है, इसी प्रकार का वन होता है सदाबहार वन, ठीक है। लंबा लंबा पेड़ पौधा भी होता है, छोटा छोटा पेड़ पौधा भी होता है, ठीक है। इसमें बिंदु बार समझ रहे हैं क्या करके। दूसरा बिंदु है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर ये वन उगते हैं, ठीक है। ऐसा स्थान जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, यानी बहुत वर्षा, ठीक है। 200 सेंटीमीटर देखिए आपके बिहार में नहीं होता है वर्षा, ठीक। तो ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होता है वहाँ पे इस तरह के वन उगते हैं, ठीक, यानी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तीसरा बिंदु है कि इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर या उससे अधिक तक होती है। वृक्षों का जो ऊंचाई होता है, जो सबसे बड़ा वृक्ष होगा वह 60 मीटर का होगा, उससे भी ज़्यादा तक जा सकता है, ठीक। सघन वन होने के कारण सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता है। यह इस तरह का जो वन होता है वह सघन होता है, मतलब पेड़ मतलब सटा रहता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है वह जमीन पे नहीं आ पाता है। जाहिर सी बात है, पूरा एक पेड़ से दूसरे पेड़ से सटा रहेगा तो सूर्य का जो प्रकाश है वह जमीन पे कैसे आएगा, नहीं आ पाएगा। अगला बिंदु है कि ये वन पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद फिर असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। यह जो वन है यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, समझ में आ गया आपको। आप अपने किताब के अगर मानचित्र में देखेंगे तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वह कहाँ पाया जाता है, देखिए पश्चिमी घाट पर पाया जाता है, ठीक है, पश्चिमी घाटी से कहते हैं। यहाँ देखिए लक्षद्वीप समूह है, यहाँ देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पाया जाता है। ये देखिए असम का क्षेत्र है, यह पूरा क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ठीक है। यहाँ देखिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का ये देखिए तटीय क्षेत्र यहाँ पाए जाते हैं। फिर यहाँ देखिए तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में यह पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, समझ गए आप। अब इसके बाद अगला है, इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिंकोना है, ठीक है। जो मेन पेड़ है, वृक्ष है इस वन में वह कौन कौन सा है, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिंकोना, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। और सबसे लास्ट बिंदु है कि इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य जानवर कौन है, हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन, ठीक है। तो यह सब जो जानवर है यह इन वनों में पाए जाते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। तो एक नोट के रूप में आपको यह मिल गया, आप इसको अपने कॉपी में उतार भी सकते हैं। हम चलते हैं आगे दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं। तो अगला जो हमारा प्रकार है वनस्पति का प्रकार वह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े हैं सदाबहार वन, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए इसको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे, आप इसको ध्यान में रखेंगे। पर्णपाती की जगह पे पतझड़ भी लिखा रहता है। पहला बिंदु क्या कहा है कि ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है जिन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वह भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में फैला हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा वन पाया जाता है हमारे देश में, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब देखिए इसको पर्णपाती या पतझड़ क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर है दूसरा बिंदु में कि
इन वनों में वृक्ष अपने पत्तियों को एक साथ 1.5 से 2 महीने तक के लिए गिरा देते हैं, अतः कुछ समय के लिए पतझड़ हो जाते हैं। यह जो वन है, जैसे सदाबहार वन में आपने क्या देखा कि कभी एक पेड़ गिरा रहा है तो कभी दूसरा पेड़ गिरा रहा है, ठीक है, सभी एक साथ नहीं गिरा रहा है, इसलिए सब सदाबहार वह जो वन है हमेशा हरा भरा है। लेकिन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या होता है, एक समय आता है मार्च के आसपास का समय, ठीक है, मार्च महीने के आसपास का समय, जिसमें 1.5 से 2 महीने तक के लिए यह जो पेड़ है यह पूरा पत्ता अपना गिरा देता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पेड़ सूख गया, ठीक, लेकिन असल में वह पेड़ सूखा नहीं रहता है, वह पतझड़ पूरा पत्ता झड़ चुका रहता है उसका, ठीक है। इसलिए इस तरह का जो वन होता है इसको हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी सारे पत्ता एक साथ गिराते हैं ये, ठीक। तीसरा बिंदु है कि इन जंगलों में मुख्य रूप से सिंह, शेर, सुअर, हिरन, हाथी, विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए इत्यादि की प्रधानता है। मतलब ये सब जानवर इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं पर्णपाती वन में, ठीक है। नमी की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को 2 भाग में बांटा गया है। मतलब पानी यानी वर्षा यानी नमी के उपलब्धता के आधार पर इन वनों को कितने प्रकार में बांटा गया है, 2। पहला है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आर्द्र पर्णपाती वन उसको कहेंगे जहां वर्षा ज्यादा होगा और शुष्क पर्णपाती वन उसको कहेंगे जहां वर्षा कम होगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। आर्द्र पर्णपाती वन में देखिए क्या लिखा है, पहला बिंदु है कि इन वनों में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक। और शुष्क पर्णपाती वन में क्या लिखा है, यहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। क्लियर है। तो वर्षा के आधार पर यहाँ 2 भाग में बांटा हुआ है। देखिए आर्द्र पर्णपाती वन में क्या है, दूसरा बिंदु कि ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों यानी हिमालय प्रदेश में, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढलानों पर पाए जाते हैं। क्लियर है। लास्ट बिंदु है इसमें कि इन वनों में चंदन, यहाँ देखिए कथा नहीं तथा होगा, चंदन तथा सागवान मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा बांस, साल, शीशम, खैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष भी पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए अब आते हैं शुष्क पर्णपाती वन में। यह कैसा वन है, तो अभी तो आपने जान लिया कि शुष्क पर्णपाती वन जो है यहाँ पे कम वर्षा होता है, ठीक। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भाग, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, आपके बिहार का जब बात आएगा तो यहाँ कैसा वन पाया जाता है, शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, ठीक है, और प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भाग में। प्रायद्वीपीय पठार का आंतरिक भाग क्या होगा, देखिए यह जो है यह प्रायद्वीपीय पठार है और इसके जो बीच का जो भाग होगा यह क्या होगा, आंतरिक भाग होगा, ठीक। तो यहीं पे पाया जाता है शुष्क पर्णपाती वन, हमारे बिहार में पाया जाता है और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। क्लियर है। अब देखिए शुष्क पर्णपाती वनों में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। तो देखिए इन वनों में प्रायः सागवान, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में आप अच्छे से समझ गए। जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकता है उन सभी को मैंने यहाँ पे संकलित कर दिया। आप यहाँ से अपने कॉपी में नोट्स के रूप में बना भी सकते हैं, ठीक। चलिए चलते हैं अगले बिंदु पे। तो वनस्पति के प्रकार में हम लोग 2 प्रकार को समझ चुके हैं। अब चलते हैं तीसरे नंबर उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियों पर, ठीक है। इसको हम लोग किताब में ही देखते हैं। ध्यान दीजिए, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। यहाँ पे देखिए वर्षा बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पे कंटीले तथा झाड़ियाँ, यहाँ पे झाड़ियों जैसे वन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। वर्षा देखिए यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है वर्षा, ठीक है। यह कहाँ पे होता है, तो देखिए इसका जो क्षेत्र है वह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के आर्द्र शुष्क क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र आदि इसमें सम्मिलित है। अगर मानचित्र पर देखेंगे आप तो देखिए यह जो क्षेत्र है यहीं पे कंटीले वन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए इधर भी कुछ कंटीले वन पाए जाते हैं, ठीक। तो कहाँ कहाँ ये वन पाए जाते हैं यहाँ से आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब इन वनों में कौन कौन से वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो देखिए खजूर, ठीक है, यूफोर्बिया, एकेसिया, इसको बबूल भी कहते हैं, बबूल का पेड़ आप देखोइएगा, ठीक है। नागफनी, ठीक है, इसको कैक्टस कहा जाता है, कैक्टस प्रजाति का होता है, ठीक है। तो यह सब जो पौधा है, पेड़ है, यह कहाँ होता है, उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में, ठीक है, जहाँ वर्षा बहुत कम होता है, ठीक। इनकी जड़ें जो होती है वह अत्यंत गहरी होती है, ठीक है, पानी की कमी के कारण, और इसके जो तने होते हैं वह मोटे होते हैं तथा पत्तियाँ मोटी, रोएदार एवं गुद्देदार होती है, ठीक है, ताकि पानी को अधिक दिन तक बचाकर रखा जा सके, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बहुत कम होता है, ठीक है। अब इन वनों में कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो प्रमुख रूप से चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, जंगली गधा और ऊँट जैसे जानवर पाए जाते हैं। क्लियर है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन क्लियर है, ठीक है। इसी तरह का वन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी पेड़ पौधा होगा उसमें कांटा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, ठीक है, और झाड़ी टाइप का जो पौधा होगा वही मिलेगा आपको इस वन में। अब चलते हैं अगले वनस्पति के प्रकार की तरफ, ठीक है। हमारा जो अगला वनस्पति का प्रकार है वह है पर्वतीय वन, ठीक है, यानी पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले जो वन होते हैं उसको क्या कहते हैं, पर्वतीय वन कहते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि हिमालय के निचले भागों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हिमालय के नीचे के क्षेत्र में, मतलब जहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैदानी भाग से सटा हुआ क्षेत्र है हिमालय से, वहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्लियर है। 100 मीटर से 200 मीटर की ऊंचाई पर अगर आप जाएंगे, पहाड़ पर जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे, ठीक है। इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, लाड़ेल तथा चेस्टनट वृक्षों की प्रधानता है। यही सब वृक्ष मिलेगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद आप 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो इसी तरह का देखिए शंकुधारी, मतलब शंकु के जैसा वृक्ष मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्पूस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक। अब देखिए 3000 से भी आप ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे, 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे अल्पाइन वनस्पति मिलेगा, ठीक है। इससे और आप आगे जाएंगे तो देखिए पहाड़ पर आप जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे उतना ही ज़्यादा ठंडा बढ़ता जाता है, उतना ही ज़्यादा बर्फ़ वहाँ पे पाया जाता है, ठीक। तो जब आप हिम रेखा यानी बर्फ़ के पास जाएंगे, हिम रेखा और वन रेखा के बीच में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या पाया जाता है, घास और फूल के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। गढ़वाल हिमालय में फूलों की घाटी इसका उदाहरण है,
ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ है? गढ़वाल हिमालय में। जैसे जैसे हिम रेखा से निकटता बढ़ती जाती है, वृक्षों का कद घटता जाता है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे पहाड़ पे, वैसे वैसे वृक्षों का जो लंबाई होगा वह धीरे धीरे घटता जाएगा, ठीक है। तो यही है देशों के वनों के बारे में, ठीक। अब हम देखते हैं कि इन वनों में मुख्य रूप से कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो इन वनों में मुख्य रूप से काश्मीरी महामृग, ठीक है, चित्रा, हिरन, खरगोश, जंगली भेड़, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, घने बालों वाली बकरियां और भेड़ आदि पाए जाते हैं। तो ये सब जीव जो है वो इन वनों में पाए जाते हैं। किन वनों में? पर्वतीय वनों में, पर्वतीय क्षेत्रों में। क्लियर है? तो देखिए वनस्पति का जो हमारे भारत देश में प्रकार है या 6 प्रकार, इसमें से हम लोग 5 पढ़ चुके हैं, ठीक है। पर्वतीय वन पढ़ गए हैं, अब हम 4 पढ़ लिए हैं, अब हम 5वें पर चलते हैं। 5वां है मैनग्रोव या डेल्टाई वन, ठीक है। चलिए यही है हमारा मैनग्रोव या डेल्टाई वन। देखिए यह जो वन है यानी मैनग्रोव वन, ठीक है, यह समुद्र तटीय क्षेत्रों में डेल्टाई एवं दलदल प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठीक है। यह डेल्टाई और दलदल प्रदेश कहाँ है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि यह वनस्पति गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भागों में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदरूनी तटीय भागों में पाई जाती है, ठीक है। इसमें सुंदरी नामक वृक्ष बहुलता से पाया जाता है। अब देखिए नदियों वाला जो वीडियो है अपवाह स्वरूप दूसरा या तीसरा चैप्टर है, इसमें आप उसमें पढ़े होंगे किस तरह से नदी जो है यह पहाड़ों से ऊपर से नीचे ढुलती हुई इधर आके गिरती है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। जितनी भी इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इधर से गंगा है, यमुना है, ठीक है, गंडक है, यह सब नदी इधर से आके एक साथ मिलकर इधर गिरती है, ठीक है, कलकत्ता के आसपास नीचे यहाँ पे पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में, ठीक। और यहाँ पे क्या बनाती है? सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। यह काफ़ी दलदली भूमि होता है, ठीक। यह सब डेल्टाई वन पाया जाता है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदी सब जो है यह इधर दक्षिणी भारत में है, ठीक है। यह सब नदी भी इधर तटीय क्षेत्रों में गिरती है और क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ जो है जब गिरती है तो डेल्टा का निर्माण करती है और उन्हीं डेल्टाई क्षेत्रों में यह वन पाया जाता है। कौन वन? मैनग्रोव वन। इसमें सुंदरी नामक वृक्ष बहुलता से पाया जाता है, ठीक है। यह अजीब टाइप का वृक्ष होगा, आप देख सकते हैं इसको इस फोटो में, ठीक है। इसकी जड़ें जो होती है वह पानी के ऊपर तक निकली होती है। ऐसा लगता है मानो पक्षियों के पंजे में पानी में धंसे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह का यह वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए सुंदरवन प्रदेश में यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है उसको क्या कहते हैं? सुंदरवन क्षेत्र, सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, ठीक। और वहाँ पे जो जंगल है उसको सुंदरवन वन कहते हैं। तो सुंदरवन प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है। सबसे फेमस जानवर कौन है वहाँ पे? रॉयल बंगाल टाइगर। जीके में भी आता है रॉयल बंगाल टाइगर जो है कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन डेल्टा में, ठीक है। इसके अलावा मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, सांप आदि भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। कहाँ? मैनग्रोव वन में। क्लियर है? चलिए तो इस तरह से हमारे भारत देश में जो वनस्पतियों का प्रकार है यह 5 प्रकार को आप अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक। चलिए इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वन्य प्राणी, ठीक है। वन्य प्राणी में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ जीवों की 89,000 प्रजातियाँ मिलती है हमारे भारत देश में। ये आंकड़ा हालांकि बढ़ गया है, 90,000 से ज़्यादा है, लेकिन इतने ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ प्रजातियाँ मिलती हैं जीवों की। देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है, ठीक है। और यह कुल वन्य प्राणी प्रजातियों का 13% है। नहीं, पूरे विश्व में जितना भी वन्य प्राणी प्रजाति है उसका 13% हमारे भारत देश में निवास करता है। मछली के बारे में देखिए, मछली 2500 से ज़्यादा प्रजाति है यहाँ पे, ठीक है। जो विश्व में जितना मछली है उसका 12% मछली का जो प्रजाति है वह कहाँ है? हमारे भारत देश में है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक स्तनधारी जानवर, उभयचरी तथा रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं, ठीक है। यानी पूरे विश्व में जितने भी स्तनधारी, उभयचरी, रेंगने वाले जीव है उसका 5 से 8% कहाँ है? हमारे भारत देश में। देखिए अभी आप इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, स्तनधारी क्या है, उभयचरी क्या है तथा रेंगने वाले क्या है। तो देखिए जो भी जीव संतान को जन्म देता है, ठीक है, यानी वह अंडा नहीं देता है, ठीक है, वह संतान को जन्म, जैसे हम लोग मनुष्य है, ठीक है, या फिर गाय है, यह सब क्या करते हैं? अपना नया संतान को जन्म देता है, तो उसको हम स्तनधारी कहते हैं। उभयचरी का मतलब होता है ऐसा जीव जो पानी में भी रहता हो और जमीन पर भी रहता है, जैसे मेढक, ठीक। और रेंगने वाला जीव जो होता है ऐसा जीव जो रेंगता हो, जैसे सांप है, ठीक है। और भी बहुत सारे जीव होते हैं जो रेंग के चलते हैं, तो उसको रेंगने वाला जीव कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी पूरे विश्व में जीव है उसका 5 से 8% सिर्फ हमारे भारत देश में है, ठीक। इसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। ऐसा कहीं भी किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि शेर और बाघ दोनों पाया जाता हो, सिर्फ भारत में ही शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। देखिए शेर जो है वह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो देखिए गुजरात के गिर जंगल में। गिर एक जंगल है जो कहाँ पाया जाता है? गुजरात राज्य में यह गिर जंगल, ठीक है। और इसी गिर जंगल में मुख्य रूप से सिंहों का प्राकृतिक निवास, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में शेर पाया जाता है, ठीक। और बाघ के बारे में देखिए यह बाघ कहाँ पाया जाता है? तो भारतीय बाघ का निवास स्थान पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है। अभी आपने पढ़ा सुंदरवन डेल्टा के बारे में, ठीक है। तो वही सुंदरवन डेल्टा में भारतीय बाघ का निवास है। इसके अलावा भी देखिए मध्य प्रदेश, झारखंड तथा हिमालय क्षेत्रों के वन प्रदेश में पाए जाते हैं बाघ, ठीक। तो सिंह जो है यानी शेर यह मुख्य रूप से गुजरात के गिर जंगल में, और बाघ जो है यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा हिमालय क्षेत्रों में। क्लियर है? अब देखिए लद्दाख के ठंडे प्रदेशों में याक पाया जाता है। यह याक क्या है? तो देखिए गुच्छेदार सिंहों वाला तथा बोझ ढोने वाला, यह बैल की तरह का, जैसे आपके बिहार में बैल जो काम करता है वही ठंडे प्रदेशों में याक वह काम करता है, ठीक। गुच्छेदार सिंहों वाला यह होता है। अगले पेज पे जाएंगे तो देखेंगे एक और फैक्ट है यहाँ पे कि पूरे विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे घड़ियाल पाया जाता है, ठीक है। ये जो घड़ियाल है यह सिर्फ हमारे भारत देश में ही है, बाकी कहीं भी आपको यह घड़ियाल नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे भारत देश का मानचित्र है और इसमें बहुत सारा वन्य प्राणी अभयवन, पक्षी अभयवन और नेशनल पार्क के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से इस मानचित्र में देख सकते हैं कहाँ क्या है।
तो देखिए इस तरह से आपने अभी इस पूरे चैप्टर के माध्यम से देखा कि हमारे भारत देश में इतने प्रकार के जैव विविधता जो है वह हमारे भारत में देश में कितना ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। और जैव विविधता जो है यही हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। यहाँ देखिए प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र के सफल संचालन में योगदान है, ठीक है। यहाँ पे हर एक छोटा से छोटा जीव है या बड़ा से बड़ा जीव है, हर एक छोटा से छोटा पौधा है चाहे वो बड़ा से बड़ा वृक्ष है, वह उन सभी चीज़ों का हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के सफल संचालन में उन सभी का योगदान है, ठीक है। कोई यहाँ पे बेकार नहीं है। यानी हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में सभी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव का योगदान है, अतः उनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तो उन जीवों का संरक्षण करना हमारा धर्म है, ठीक है। हमें उन जीवों के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए, बल देना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दो गो शब्द जो है यहाँ पे है, एक पहला है शब्द है संकटग्रस्त और दूसरा है विलुप्त, ठीक है। तो यह भी वन और वन प्राणी के लिए ही यूज होता है, संकटग्रस्त और विलुप्त। संकटग्रस्त का मतलब होता है ऐसा प्रजाति जो खत्म होने के कगार पे है, ठीक है। जैसे देखिए डायनासोर जो था पहले हमारे पृथ्वी पर पाया जाता था, लेकिन अब वह डायनासोर हमारे पृथ्वी से खत्म हो चुका है, ठीक है। यानी वह विलुप्त हो चुका है। तो बहुत ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, मतलब अब उनका एक भी प्रजाति हमारे पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है, ठीक। और संकटग्रस्त वैसे प्रजातियों कहते हैं जो संकट में है, धीरे धीरे उनका संख्या घट रहा है, करते करते 100 साल 200 साल के बाद ऐसा समय आएगा कि वो भी खत्म हो जाएंगे, तो उनको संकटग्रस्त कहते हैं, ठीक। और जो खत्म हो चुके हैं उनको विलुप्त कहते हैं। आशा समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब चलते हैं इसके बाद, और कुछ नहीं है, बस एक और यहाँ पे चीज़ है। देखिए हमारे देश में कुल मिलाकर 14 जैव मंडल नीचे है, यानी आरक्षित क्षेत्र है। यह पुराना डाटा है, यह बढ़ के अब हो गया है 18, ठीक है। यह पुराना डाटा है। तो हमारे भारत देश के जो 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो यहीं पे लिस्ट में दिया हुआ है। अब देखिए सबसे बड़ा बात है कि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है। तो ये देखिए हमारे भारत देश में 18 ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र का चुनाव किया गया है और उसको क्या कर दिया गया है, आरक्षित कर दिया गया है, ताकि वहाँ पे कोई ना घर बनाए, ठीक है, ना ही वहाँ से पेड़ पौधों को काटे, ना ही वहाँ पे किसी भी जीव जंतु को नुकसान करे। यानी वह जो क्षेत्र है, यह जो 18 क्षेत्र है, वह पेड़ पौधों के विकास के लिए, वहाँ के रहने वाले जीव जंतुओं के लिए एकदम खुला छोड़ दिया गया हुआ है। वहाँ पे कोई भी आदमी जा ही नहीं सकता है, ठीक है। यानी आरक्षित क्षेत्र है वहाँ पे कोई भी विकास का काम नहीं हो सकता है। वहाँ पे ना रोड बन सकता है, ना सड़क बन सकता है, ठीक, ना आप वहाँ से लकड़ी काट सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। और यह 18 क्षेत्र कौन कौन सा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट पूरा 18 का हम यहाँ पे दे दिया, यहाँ से इसको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है कि इस 18 जैव मंडल में सबसे बड़ा जो जैव मंडल है वह कौन है। तो देखिए जो कच्छ का रण है, ठीक है, कच्छ का रण ये जो गुजरात में है, ठीक है, इसको 2008 में घोषित किया गया था जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यह सबसे बड़ा है हमारे भारत देश में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप 18 जीव मंडल को आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। यह पुराना डाटा है, आप यहाँ से नहीं देखेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है देखिए यहाँ पे नवासी नेशनल पार्क के बारे में बात हो रहा है। देखिए दरअसल नवासी नहीं है, यह जो नवासी है यह अभी बढ़ के 106 हो गया है, ठीक है। यह काफ़ी पुराना डाटा है। नेशनल पार्क का संख्या हमारे देश में कितना है, 106 हो चुका है, ठीक है। इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। इसके बाद देखिए वन्य प्राणी अभय वन, ठीक है। यह जो 149 लिखा हुआ है यह काफ़ी पुराना डाटा है, यह लगभग 565 से ज़्यादा हो चुका है, वन्य प्राणी अभय वन, ठीक। इसके अलावा कई चिड़ियाघर है, ठीक है, राष्ट्र की पादप और जीव के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बनाए गए हैं। ये सब मतलब हमारे देश में जो जीव जंतु है, वनस्पति है, उनका संरक्षण हो सके, वे बच सके, ठीक है, कोई उसको क्षति ना पहुंचाए, उसके लिए ये सब चीज़ बनाया गया है। नेशनल पार्क 106 को है, वन्य प्राणी अभय वन कितना है, 565 को है। इसके अलावा 18 को जैव मंडल है। क्लियर है। तो इस तरह से आपका जो यह अध्याय है यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद अभ्यास प्रश्न है, तो इन अभ्यास प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। आपका जो अध्याय था इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जितने भी महत्वपूर्ण बातें थे, उन सभी को मैंने अच्छे से आपको बताया है, चर्चा कर दिया है एक एक चीज़ को, ठीक है, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं है। आशा है आपको यह जो अध्याय है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा ले, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। और बेहतर से पढ़ने के लिए आप किताब को खुद से पढ़ने का प्रयास करें। इसमें जो मुख्य बातें उसको खुद से निचोड़ करने का प्रयास करें, नोट्स बनाएं, ठीक है। वीडियो को भी देखें। वैसे मैंने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था उसको मैंने आपको नोट्स के रूप में लिखवा दिया है। जहाँ भी जो बात लिखाने वाला हो सकता है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, या फिर स्लाइड के रूप में आपको मैंने दिखा दिया है PPT बनाकर, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें, पढ़ते रहे और खुश रहें।